दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि यूनिवर्स में एक ऐसा प्लैनेट है जहां पर बिताया गया आपका एक दिन अर्थ के 150 सालों से भी ज्यादा होगा, यानी कि इस प्लैनेट के कुछ हफ्तों की वेकेशन आपको अर्थ पर हजारों साल फ्यूचर में लेकर जा सकती है। अब आप शायद यहाँ पर कहेंगे कि कौशिक भाई क्यों मजाक कर रहे हो, आखिर ऐसा भी भला होता है क्या? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये कोई मजाक नहीं है, बल्कि ये है टाइम डायलेशन। अब दोस्तों, ये इंटरस्टेलर मूवी में दिखाया गया मिलर्स प्लैनेट है, जो एक फिक्शनल सुपर मैसिव ब्लैक होल गार्गेंचुआ का सबसे क्लोजेस्ट प्लैनेट है। वैसे दोस्तों, अभी आपने जो 5 सेकंड की वीडियो क्लिप देखी, क्या आपको उसमें कुछ अजीब लगा? नहीं लगा होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इन 5 सेकंड्स के दौरान अर्थ पर करीब 5 दिन बीत चुके हैं। यानी अगर आप अर्थ पर वापस जाते हैं तो आप 5 दिन फ्यूचर में होंगे। दोस्तों, क्रिस्टोफर नोलन वो पहले इंसान थे जिन्होंने विज्ञान के इस मुश्किल से कॉन्सेप्ट को अपनी इंटरस्टेलर मूवी के जरिए काफी आसान तरीके से साल 2014 में ही दुनिया के सामने रख दिया था, और लगभग सभी साइंस लवर्स की ये मूवी फेवरेट है। आपकी भी होगी, राइट? आज की इस वीडियो में मैं आपको टाइम डायलेशन जैसे कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट को भी इंटरस्टेलर मूवी के दिखाए गए सीन्स और सिंपल एग्जांपल्स की मदद से एक्सप्लेन करने वाला हूं। एंड आई एम श्योर कि इस वीडियो के बाद आपका टाइम डायलेशन को लेकर कोई भी सवाल नहीं रहेगा, तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक जरूर देखना। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए जानते हैं टाइम डायलेशन के बारे में। दोस्तों, आइंस्टाइन के स्पेशल रिलेटिविटी का कहना है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है तो उसके लिए टाइम स्लो हो जाता है। साथ ही साथ स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी फील्ड के इन्फ्लुएंस में भी टाइम का फ्लो स्लो हो जाता है। अब दोस्तों, चलिए इन दोनों को एक एग्जांपल से समझते हैं। तो मान लो कि आप एक इमेजिनरी स्टेयर्स पर चढ़ रहे हो। अब इस दौरान जैसे जैसे आप स्टेप्स चढ़ते हुए जमीन से दूर जा रहे हैं, आप पर लगने वाली ग्रेविटी का मान कम हो रहा है और आपके आसपास का टाइम फास्ट बहने लगता है। लेकिन आपने अगर यहाँ गौर किया तो आप लगातार अपवर्ड मोशन में भी हो, और अगर आइंस्टाइन की स्पेशल रिलेटिविटी की माने तो मोशन के दौरान टाइम स्लो हो जाता है। यानी जब आप जमीन से ऊपर की ओर स्टेयर्स पर चढ़ते हैं तो एक ही टाइम पे आपके आसपास का टाइम फास्ट भी होता है और स्लो भी होता रहता है। वैसे ये फर्क इतना छोटा होता है कि इसे एक्सपीरियंस करना तो छोड़िए, मेजर कर पाना भी काफी मुश्किल है। पर क्योंकि हमें टाइम डायलेशन को समझना है तो हमें बहुत ज्यादा ग्रेविटेशनल फील्ड वाले ऑब्जेक्ट की जरूरत होगी, ताकि उससे टाइम में हुए डिस्टॉर्शन को हम एक्सपीरियंस कर सके। तो अब चलते हैं हमारे अर्थ के सबसे करीब वाले भारी ऑब्जेक्ट के पास, जो कि और कोई नहीं बल्कि हमारा सूरज है। अब फ्रेंड्स, एक सेकंड के लिए जरा सूरज को गौर से देखिए। इसका शेप कैसा है? हाँ, ये गोल है। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये सब भी गोल है। अब पानी का एक बूंद, ये भी गोल होता है। अब चलो बुलबुले निकाल कर देखते हैं। ये भी गोल है। अब आखिर क्या आपने कभी ये सोचा है कि नेचर में इतनी ज्यादा सिमिलैरिटीज क्यों है? आखिर सारी की सारी चीजें नेचुरली गोल ही क्यों होती है, स्क्वायर या फिर ट्राइंगल क्यों नहीं होती? क्या इसके पीछे भी कोई साइंस है या फिर ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है? अब चलो लाइट की बात कर लेते हैं। हम जानते हैं कि जो लाइट सूरज से आती है उसमें टोटल 7 कलर्स होते हैं। इन 7 कलर को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में देख सकते हैं, बट ये वो लाइट है जिसे हम अपनी आंखों से देख पाते हैं। और इसके अलावा भी लाइट के दूसरे भाग होते हैं जो इन 7 कलर्स के आगे और पीछे मौजूद होते हैं, जैसे गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, इंफ्रारेड लाइट वगैरह वगैरह। बट आखिर इन इनविजिबल लाइट्स की खोज कैसे हुई थी जब हम इसे देख ही नहीं सकते? इनके बारे में रिसेंटली मैंने सुना कुकू एफएम पे एस्ट्रोफिजिक्स फॉर पीपल इन ए हरी की बुक समरी में। एस्ट्रोफिजिक्स फॉर पीपल इन ए हरी 2017 की एक पॉपुलर साइंस की किताब है जिसे नील डिग्रेस टाइसन ने लिखी है। अब इसमें आपको उन सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे जो आपको इस अंतरिक्ष और ब्रह्मांड के बारे में जानने चाहिए। हर नए चैप्टर के साथ आप द बिग बैंग थियरी, द डिस्कवरी ऑफ इनविजिबल लाइट, द स्पेस बिटवीन द प्लैनेट्स, डार्क मैटर एंड डार्क एनर्जी जैसे साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स को बारीकी से समझ जाओगे। इस बुक में ऐसे ही और भी सवालों के जवाब एंड उसके पीछे की कहानियों के बारे में बताया गया है। प्ले स्टोर पर 4.5+ रेटिंग के साथ कुकू एफएम पे आपको ऐसे और ढेर सारे ऑडियो शोज मिल जाएंगे। अब अगर आपने अभी तक कुकू एफएम का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो ये बेस्ट मौका है, क्योंकि इस दिवाली कुकू एफएम पे दिवाली 50 कूपन कोड यूज करो और पाओ 50% डिस्काउंट। मतलब 399 नहीं बल्कि केवल 199 रुपए में पूरे 1 साल का सब्सक्रिप्शन, प्लस आप में से कुछ लोग जीत सकते हो गोल्ड कॉइंस, एक चमचमाती कार और 10 लाख के गिफ्ट वाउचर्स। तो देर मत करना, क्योंकि ऑफर वैलिड है केवल 25 अक्टूबर तक। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और बनाओ ये दिवाली कामयाबी वाली। अब दोस्तों, वापस आते हैं सूरज पर। सूरज जिसका मास हमारे अर्थ से 3,33,000 गुना ज्यादा है, लेकिन इसके बावजूद भी सूरज के सरफेस पर टाइम डायलेशन के कारण पृथ्वी का एक साल केवल 66.979 सेकंड ही स्लोअर होगा, जो इंप्रेसिव तो है पर फिर भी यह ज्यादा नहीं है। और वैसे भी 1 मिनट फ्यूचर में जाकर कोई फायदा ही नहीं है। और अगर हमें टाइम डायलेशन के इफेक्ट को और बड़े टाइम स्केल पर देखना है तो हमें एक इनॉर्मस मैसिव ऑब्जेक्ट के करीब जाना होगा, और यहाँ पर एंट्री होती है हमारे ब्लैक होल्स की।
अब क्योंकि यार ब्लैक होल जैसे डेंसली मैसिव ऑब्जेक्ट की ग्रेविटी इतनी ज्यादा होती है कि ये लाइट को भी अपने अंदर से बाहर निकलने नहीं देते, और इस इनॉर्मस ग्रेविटेशनल फील्ड के कारण इनके आसपास का टाइम इतना ज्यादा स्लो हो जाता है कि जितने टाइम में इनके करीब मौजूद सेलेस्टियल बॉडीज पर कुछ सेकंड्स बीतते हैं, उतने टाइम में तो अर्थ पर कई साल बीत जाते हैं। और इंटरस्टेलर मूवी की स्टोरी लाइन इसी तरह के टाइम डायलेशन के चारों ओर घूमती है। मूवी में दिखाया गया मिलर्स प्लैनेट एक फिक्शनल सुपर मैसिव ब्लैक होल गार्गेंचुआ के काफी ज्यादा करीब है, जिसके कारण इस ब्लैक होल की स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी का डायरेक्ट इफेक्ट मिलर्स प्लैनेट पर पड़ता है। अब अगर हम मिलर्स प्लैनेट पर आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी अप्लाई करते हैं, जिसका कहना है कि स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस में टाइम स्लो हो जाता है, तो आपको समझ आएगा कि ब्लैक होल की इनॉर्मस ग्रेविटी के कारण मिलर्स प्लैनेट पर टाइम स्पेस के दूसरे हिस्सों की तुलना में काफी धीमी गति से क्यों फ्लो होता है। अब दूसरे शब्दों में कहें तो अर्थ जिसकी ग्रेविटी फिक्शनल सुपरमैसिव ब्लैक होल गार्गेंचुआ से बिलियंस ऑफ टाइम्स कम है, उस पर टाइम मिलर्स प्लैनेट के रिलेटिवली काफी फास्ट होगी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अर्थ पर मौजूद वॉचेस मिलर्स प्लैनेट पर मौजूद वॉच से फास्ट घूमेगी, बल्कि यहाँ पर टाइम के फास्ट या फिर स्लो होने से मतलब हर उस चीज से है जो उस ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर मौजूद है। अब चाहे उसमें कोई मैकेनिकल वॉच हो, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो या फिर आप खुद ही क्यों ना हो, सबके लिए टाइम बिल्कुल स्लो हो जाएगा और आपको ये महसूस भी नहीं होगा। अब एग्जांपल के लिए अगर हम इंटरस्टेलर मूवी पर वापस आए, तो जब कूपर और उसकी टीम मूवी में दिखाए गए मिलर्स प्लैनेट पर पहुंचते हैं, तो अगर उसी दौरान अर्थ पर बैठा कोई ऑब्जर्वर अगर उन्हें टेलीस्कोप के जरिए देख रहा होता, तो उसे मिलर्स प्लैनेट पर होने वाला हर एक इवेंट सुपर स्लो मोशन में दिखाई देता। अब चाहे वो एस्ट्रोनॉट्स का मिलर्स प्लैनेट पर लैंड करना हो या फिर वहां से बाहर वॉक करना हो, हर एक इवेंट अर्थ पर बैठे ऑब्जर्वर के लिए एक्सट्रीमली स्लो होगा। अब अगर टेक्निकली कहूं तो अर्थ से देखने पर जहां पृथ्वी के हर एक घंटे में ऑब्जर्वर को मिलर्स प्लैनेट पर केवल एक ही सेकंड की मूवमेंट दिखेगी, मतलब एक घंटे में आप एक सेकंड में जो हुआ वही देख पाओगे। अब वैसे अगर आपने इंटरस्टेलर मूवी का मिलर्स प्लैनेट वाला सीन ध्यान से देखा है, तो आपको याद होगा कि इस सीन के दौरान मूवी के बैकग्राउंड में इंटेंस प्ले हो रहा होता है, जिसमें हर सेकंड बाद आपको एक टिक की आवाज सुनाई देगी। अब ये म्यूजिक शो कर रहा था कि कूपर और उसकी टीम मिलर्स प्लैनेट पर कितना टाइम बिता रही है, और इस मूवी के मुताबिक टाइम डायलेशन इफेक्ट के चलते मिलर्स प्लैनेट पर बिताया गया एक घंटा अर्थ के 7 घंटों के बराबर है। अब अगर यहाँ पर हम थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन करें, तो एक नॉर्मल अर्थ आवर्स में 3600 सेकंड्स होते हैं, 24 घंटों का एक दिन होता है, और अगर मिलर प्लैनेट की बात करें तो वहां पर एक घंटा 7 अर्थ के सालों के बराबर होता है। नाउ यहाँ पर 3600 को 24 से मल्टीप्लाई करते हैं और उसके बाद उसको 365 से और उसके बाद 7 से, यानी कि टोटल 7 सालों में 221 मिलियन सेकंड्स रफली होते हैं। अब अगर हम इसे एक घंटे यानी कि 3600 सेकंड से डिवाइड करें तो 61400 सेकंड्स मिलेगा, यानी मिलर्स प्लैनेट के हर एक सेकंड बीतने पर अर्थ पर 61400 सेकंड्स बीत जाएंगे, जो लगभग 21 घंटों के बराबर होता है। यानी कि इस प्लैनेट पर बिताई गई हर एक सेकंड अर्थ के करीब 21 घंटों के बराबर होगी। और इसीलिए मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि अर्थ से इस प्लैनेट को देखने वाला ऑब्जर्वर हर एक घंटे में यहाँ होने वाली केवल एक सेकंड की ही मूवमेंट को देख पाएगा। मतलब कितना अमेजिंग है ना ये टाइम डायलेशन। पर अब सवाल उठता है कि आखिर ये टाइम डायलेशन वर्क कैसे करता है, आखिर ऐसा कैसे होता है, आखिर किसी ऑब्जेक्ट की ग्रेविटी टाइम को स्लो कैसे कर सकती है। वेल दोस्तों, आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का कहना है कि किसी भी कंडीशन में लाइट की स्पीड हमेशा ही कांस्टेंट रहेगी। अब इसको एक एग्जांपल से समझिए। मान लो कि आपको ए से लेकर बी तक जाना है। अब ए से बी तक जाने के दो अलग अलग रास्ते हैं, जिसमें से एक काफी लंबा है और घुमावदार है और एक रास्ता सीधी बी तक जाता है। अब यहाँ पर हमारे कॉमन सेंस की माने तो ए से लेकर बी तक जाने में जो सीधा रास्ता है वही सबसे कम टाइम टेकिंग होगा, है कि नहीं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि स्पेस में लाइट के साथ ऐसा नहीं होता, क्योंकि आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहती है कि जिस तरह मास स्पेस टाइम को डिस्टॉर्ट करता है, उसी तरह मास का ये इफेक्ट स्पेस में ट्रैवल करने वाली लाइट पर भी पड़ता है। यानी जब लाइट किसी ऐसे रीजन से गुजरती है जहां किसी ऑब्जेक्ट के मास के कारण स्पेस टाइम में कर्वेचर बना है, तो लाइट को भी बेंड होकर गुजरना पड़ता है और इस फेनोमेना को ग्रेविटेशनल लेंसिंग कहा जाता है। और ऐसा वैज्ञानिकों के साथ कई बार हो चुका है, जहां पर उन्हें किसी मैसिव ऑब्जेक्ट के पीछे मौजूद स्टार या गैलेक्सी की इमेज इसीलिए मिली क्योंकि ग्रेविटेशनल लेंसिंग के कारण उस मैसिव ऑब्जेक्ट के पीछे मौजूद लाइट सोर्स की लाइट ग्रेविटेशनल पुल से बैंड होकर हमारे टेलीस्कोप तक पहुंची थी। कहने का मतलब यह है कि एम्प्टी स्पेस में ट्रैवल करने की तुलना में किसी ऑब्जेक्ट के मास से बने स्पेस टाइम कर्वेचर में बैंड होकर ट्रैवल करने के दौरान लाइट को ज्यादा दूरी तय करनी होती है। मतलब यहाँ पर सीधे सीधे सोचो कि अगर आप एक सीधे लाइन में चल रहे हो तो इस पे कम टाइम लगेगा, और वही अगर आप इस लाइन पे ऐसे बैंड होके जा रहे हो तो इस पे आपको ज्यादा समय लगेगा, है कि नहीं। लेकिन मेरे दोस्त, आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि इसके बावजूद भी लाइट को एक फिक्स्ड डिस्टेंस को तय करने में उतना ही टाइम लगता है जितना उसे विदाउट स्पेस टाइम कर्वेचर में बैंड होकर ट्रैवल करने में लगता है। यानी रास्ता चाहे कितना भी लंबा हो, पर लाइट को ए से बी तक पहुंचने में उतना ही टाइम लगेगा जितना एक स्ट्रेट लाइन में चलने पर लगता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है, यानी डिस्टेंस बढ़ी तो एवरेज स्पीड कम होनी चाहिए। पर यहाँ पर ऐसा नहीं होता, क्योंकि स्पेस टाइम लाइट की स्पीड को कांस्टेंट बनाए रखने के लिए खुद ही
स्पेस कर्वेचर के साथ डिस्टॉर्ट हो जाता है, यानी टाइम अपने आप स्लो हो जाता है पर लाइट की स्पीड कांस्टेंट बनी रहती है, और इसी को हम टाइम डायलेशन कहते हैं। अब क्या इस तरह का एक्सट्रीम टाइम डायलेशन पॉसिबल है, और क्या ऐसा कोई प्लैनेट है जहां पर टाइम इतना ज्यादा स्लो हो? वेल गाइस, तो इंटरस्टेलर मूवी में हमें बताया गया था कि मिलर्स प्लैनेट जो कि ब्लैक होल के इतना ज्यादा करीब है, उसकी ग्रेविटी अर्थ से करीब 130% ज्यादा है। और अगर आपने मूवी को गौर से देखा है तो आपको पता होगा कि मिलर्स प्लैनेट पर चलते वक्त एस्ट्रोनॉट्स को काफी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा था। पर क्या इतने ज्यादा टाइम डायलेशन के लिए अर्थ से 130% ज्यादा ग्रेविटी काफी है? वेल, इसका जवाब है जी नहीं। अब अगर आपको रियल लाइफ में मिलर्स प्लैनेट की तरह का टाइम डायलेशन एक्सपीरियंस करना है तो उसके लिए हमें इनॉर्मस ग्रेविटेशनल फील्ड की जरूरत होगी, जो केवल और केवल किसी सुपर मैसिव ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के पास हो सकता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ परेशानी ये है कि ब्लैक होल के इवेंट होराइजन पर ग्रेविटेशनल फील्ड इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि वहां कोई भी प्लैनेट सर्वाइव नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसी जगह पर प्लैनेट ही टूटकर एटॉमिक लेवल में बिखर जाता है। पर चलिए एक बार आपके लिए मान लिया कि किसी तरह कोई प्लैनेट सुपर मैसिव ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के करीब सर्वाइव कर जाता है और इंसान अपनी एक हार्ड एडवांस स्पेसशिप के जरिए उस प्लैनेट तक पहुंचने में कामयाब भी हो जाता है, तो उसके बावजूद भी प्लैनेट की सरफेस पर उतरने की गलती तो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। मूवी की तरह यहाँ ग्रेविटी की मात्रा अर्थ से केवल कुछ ही % ज्यादा नहीं होगी, बल्कि असली ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के पास मौजूद प्लैनेट की ग्रेविटी अर्थ की ग्रेविटी से कई मिलियन गुना ज्यादा होगा। और अगर आपने यहाँ पर लैंडिंग करने की कोशिश भी की तो आप इसकी सरफेस पर चटनी बन जाओगे। वेल हाँ, जानता हूँ बुरा लगा सुन के, लेकिन यही सच्चाई है। अब यहाँ पर जिस तरह मूवी में टाइम डायलेशन दिखाया गया है, इस तरह तो ये पॉसिबल नहीं है, पर इंटरस्टेलर मूवी हमें टाइम डायलेशन की एक अच्छी खासी समझ देती है। वैसे क्या आप किसी ऐसे प्लैनेट पर जाना चाहोगे जहाँ टाइम स्लो चलता हो? जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर देना। और दोस्तों, मुझे ये भी कमेंट बता